अस्सलाम वालेकुम। आज जो फर्स्ट क्लास है वो मेरी आप लोगों के साथ होगी। इट्स तंजील हेयर। मैडम ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि उनकी क्लास जो है वो मैं ले लूँ। तो आई विल बी टेकिंग दिस क्लास। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? चलें जी, अच्छी बात है, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें और उतनी देर हमारी पीपीटी ज़रा ऑनलाइन हो रही है। तो वो जैसे ही हो जाती है हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है जी, एग्ज़ाम कैसा हुआ, वाइवा कैसा हुआ, कैसा रहा सब? चलो दैट्स ग्रेट। बाकी स्टूडेंट्स कितने हैं, किधर हैं भाई? जी वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग ज्वाइन कर लें ज़रा, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
हाँ जी, बाकी लोगों को भी बुलाएं। किधर है स्टूडेंट्स आपके आज? जी बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? 16 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इस वक्त यहाँ पे मेरे पास। अभी तक ईद नहीं ख़त्म हुई है आप लोगों की यार। आप लोगों को कॉलेज ने कोई एक्स्ट्रा छुट्टियां भी दे दी हैं, फिर भी इस तरह से है। हाँ जी, तो मुझे प्लीज़ ये बताएं कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं ताकि हम फिर आगे स्टार्ट कर सकें। जी। हाँ जी, कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट टाइम तक हमने ये चैप्टर? मैग्नीशियम से स्टार्ट करना है। ठीक है जी। चलें आज हम मैग्नीशियम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आज हमने फिर मैग्नीशियम इम्बैलेंस पढ़ना है। हम स्टार्ट करेंगे हाइपोमैग्नीसीमिया से। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम
नेक्स्ट मूव करेंगे, राइट। चलें, तो मुझे कोई बताएगा आप में से कि मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल क्या होता है जी। जी, मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल क्या होता है? जी ठीक है जी, 1.3 से और 2.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ये मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल है। अच्छा, मुझे ये कोई बताएगा कि मैग्नीशियम किन किन चीज़ों में पाया जाता है जी। मैग्नीशियम किन किन चीज़ों में पाया जाता है? जी, तो मैग्नीशियम किन किन चीज़ों में पाया जाता है जी? ठीक है, फिश में और? ठीक है जी। सो मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीएनए एंड जो है वो डीएनए के अंदर और प्रोटीन बनाने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा बहुत सारी एंजाइम रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम अपना गोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, गालिया कहती हैं ड्राई बीन, नट्स, फैट डाइटरी प्रोडक्ट, बिल्कुल इन चीज़ों के अंदर भी पाया जाता है मैग्नीशियम। उसके बाद आ जाते हैं कॉजेज के ऊपर कि अगर किसी के अंदर मैग्नीशियम का लेवल कम होता है तो बेसिकली क्यों होता है जी। तो मैग्नीशियम के लेवल के कम होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? नंबर वन जो है रीज़न। जी, मेरी आवाज़ स्लो आ रही है? प्लीज़ बताएं मुझे, क्या मेरी आवाज़ स्लो आ रही है? हाँ जी, बताइए। आवाज़ ठीक आ रही है या स्लो आ रही है? प्लीज़ बता दें। जी, आवाज़ का बताइए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है जी, चलें, दैट्स गुड। सो सबसे पहली रीज़न हाइपोमैग्नीसीमिया उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है जो अल्कोहल यूज़ करते हैं। जीआई लॉसेस हैं जिसके अंदर आपको पता है नोजिया, सॉरी, वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह। सो वॉमिटिंग और डायरिया के अंदर भी जो है हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। तो हमें पता है कि वॉमिटिंग डायरिया वगैरह के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं ना। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं पेरेंट्रल एंटर और पेरेंट्रल फीडिंग डेफिसिट्स इन मैग्नीशियम। सो हम कोई ऐसी चीज़ें दे रहे हैं पेशेंट को जिसके मतलब पेशेंट जो है वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा और उसको ऐसी चीज़ें देनी पड़ रही हैं जो कि एंट्रल या पेरेंट्रल रूट से दी जा रही हैं और उनके अंदर मैग्नीशियम नहीं है। अच्छा, रिंगर लैक्टेट के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, किसी को पता है? सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके अंदर हमारे तकरीबन, कौन सा वाला नहीं होता? सारे मेजर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक नहीं होता उनमें, कौन सा? जी, तो मेरा क्वेश्चन है रिंगर लैक्टेट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता?
जी कोई बताएगा कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता रिंगर लैक्टेट में? क्लोराइड होता है जी। मोस्टली जो है प्रिपरेशंस सब में होता भी है, लेकिन जो मोस्टली प्रिपरेशंस है ना उनके अंदर मैग्नीशियम नहीं होता। ठीक है, तो मैग्नीशियम का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल जो है वो रखना पड़ता है। हाँ जी, मैग्नीशियम नहीं होता। ठीक है, सही। उसके बाद आ जाते हैं मेडिकेशन। मेडिकेशन हमें पता है कौन सी हाइपो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकती हैं। उसके अंदर है जी, कौन सा है उसके अंदर है आपके डायूरेटिक्स, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिट्रेटेड ब्लड। सो ब्लड अगर तेजी से लगा दिया जाए उस सूरत के अंदर भी मैग्नीशियम कम हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो सिट्रेट के साथ रिएक्शन कर जाता है, मैग्नीशियम सिट्रेट बना देता है और हमारे ब्लड के अंदर जो है ना वो मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। कंट्रीब्यूटिंग कॉजेज इंक्लूड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो जब भी एसिडोसिस होगी मैग्नीशियम कम होगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी एसिडोसिस होगी पोटाशियम ज़्यादा होगा। जब भी एसिडोसिस होगी हमने पढ़ा था कि पोटाशियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है। और जब भी एसिडोसिस होती है उसमें से मैग्नीशियम जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है। अगली चीज़ है जी सेप्सिस। सेप्सिस जो है दैट आल्सो लीड टू हाइपोमैग्नीसीमिया। बर्न्स के अंदर भी मैग्नीशियम कम हो जाता है बॉडी में। उसके बाद हाइपोथेमिया है, टेम्परेचर अगर कम हो जाए उस सूरत में भी मैग्नीशियम कम हो सकता है। शोर आ रहा है भाई, मुझे बताओ जरा यार, शोर ज्यादा शोर है? अभी भी आ रहा है शोर? एकदम से आना शुरू हुआ है या शोर आता रहा है सारा वक्त? जी, अच्छा मुझे बताएं। जी अब बताइए, अब कोई शोर आ रहा है? आवाज़ ठीक हुई है? अगर ठीक हो गई है तो बता दें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। जी अभी भी शोर है? जी क्लास, बताइए, शोर है अभी भी? आवाज़ आ रही है आपको? चलें, अच्छी बात है अगर अब क्लियर हो गई है। ठीक है। सो usually is present when hypokalemia and hypocalcemia is occurs। चलें, अब ये चीज़ आप लोगों ने ज़रा कहीं पे लिख लेनी है। अच्छा, अब ये चीज़ कहीं पे लिख लेनी है कि जब भी एसिडोसिस होगी, ठीक है, जब भी एसिडोसिस होगी देर विल बी हाइपर
देयर विल बी हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। जब भी एसिडोसिस होगी देयर विल बी हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलेमिया, ये लिख लें कहीं पे। और जब भी एसिडोसिस होगी उसके अंदर हाइपरमैग्नीसीमिया भी होगा। ठीक है, तो जब भी एसिडोसिस होगी तो ये क्या इशू है, आवाज नहीं आ रही, बताएं जी। आवाज आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। जी क्लास आवाज, चलें अब ठीक है। ये चीज अब कहीं पे लिख लेनी है कि जब भी एसिडोसिस होगी हाइपरकैलेमिया होगा और हाइपरकैल्सीमिया होगा। ठीक है, जब भी एसिडोसिस होगी हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरकैलेमिया होगा, और साथ में हाइपोमैग्नीसीमिया होगा। हाइपरकैलेमिया और हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया होगा एसिडोसिस में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हाइपोकैलेमिया होगा और हाइपोकैल्सीमिया होगा उस वक्त भी हाइपोमैग्नीसीमिया जो है वो हो जाएगा। क्या हुआ, आवाज आ रही है या नहीं? फिर जरा मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे, वेट अ बिट। जी जी, आवाज आ रही है और आवाज क्लियर है क्या? चलें, ठीक है जी। मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की तरफ आ जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी है, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होती है, मसल वीकनेसेस हो जाती हैं, मसल्स में पावर नहीं रहती, ट्रेमर्स आते हैं, हाथ पांव कांपते हैं, एथेटॉयड एथेटॉयड मूवमेंट होती हैं। ये जो आप समझ लें कि एक जो आराम से नहीं बैठा जाता और हाथों को बार बार इस तरह से मूव करना, या बॉडी के किसी स्पेसिफिक हिस्से को बार बार से मूव करना। उसके बाद ईसीजी चेंजेस आती हैं इसके अंदर भी। ठीक है जी। और डिसरिदमियाज चल जाते हैं इसमें भी। आल्टरेशन इन मूड एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बंदा जो है वो ड्राउजी सा भी हो सकता है, अग्रेसिव भी हो सकता है। इसके अलावा मसल्स में ट्विचिंग भी होती है, जैसे स्पेशली जो फेस के मसल्स हैं इनके अंदर ट्विचिंग होती है, जैसे आइज़ का फड़कना वगैरह, इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। अच्छा, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो डेफिनेटली इस जो जिन चीज़ों के अंदर मैग्नीशियम हो वो पेशेंट को देनी चाहिए। अगर किसी के अंदर हाइपोमैग्नीसीमिया है तो कौन सी डाइट है जिसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, आप लोगों ने स्टार्ट में बताई थी, फिश है, मिल्क है, सीरियल्स हैं, सीड्स हैं। ठीक है, तो वो डाइट पेशेंट को देनी है। औरल मैग्नीशियम की टैबलेट्स आती हैं वो दी जा सकती हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट की आईवी प्रेपरेशंस आती हैं, तो वो आईवी प्रेपरेशंस भी जो है मैग्नीशियम सल्फेट की, वो भी पेशेंट को दी जा सकती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ।
एक पेशेंट था, उसमें मैग्नीशियम कम था और मुझे उसकी फाइल में लिखा हुआ मिला कि जिसको मैग्नीशियम लगाना है स्टैट में। मैग्नीशियम को मैंने डाइल्यूट किया 100 ml में और उसको जो है मैंने अटैच कर दिया पेशेंट को। अब पेशेंट की आईवी लाइन पोजिशनल थी, मैं तो स्लोली स्लोली चला के आया था। थोड़ी देर बाद पेशेंट का जो है ना अटेंडेंट मेरे पास भागता हुआ आया कि भाईजान बात सुने। पेशेंट से मैंने पूछा जी क्या हुआ। पेशेंट कहता है कि मेरी आंखों, हाथों और कानों में से सेंक निकल रहा है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे धुएं निकल रहे हैं मुझे। तो जैसे ही मेरी नज़र उसके मैग्नीशियम पे पड़ी तो वो मैग्नीशियम की वो जो थी 100 ml वाली, आप समझ लें नॉर्मल सेलाइन में डाइल्यूट करके लगाया था, वो तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही पूरी की पूरी खाली हो चुकी थी। ठीक है, तो पेशेंट मुझे कहता है कि जी ये इस तरह से मेरे मुझे हो रहा है। एनी हाउ उसको, वो कार्डियक पेशेंट था, उसको फिर कोई डाइल्यूशनल सोल्यूशन भी नहीं दे सकते थे, तो फिर हमने इंतज़ार किया थोड़ा सा, उसको थोड़ा रीअश्योर किया कि जी ठीक हो जाएगा, और फिर वो पेशेंट जो है ना वो ठीक हो गया। तो द थिंग इज़ दैट हमेशा मैग्नीशियम भी जब भी दें इसको आपने जो है ना वो स्लो स्लो लगाना है पेशेंट को, राइट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ कि मैग्नीशियम अगर किसी का कम है तो हमें क्या नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो करनी चाहिए। अच्छा जी, तो नर्सिंग मैनेजमेंट को आप ज़रा एक दफ़ा पढ़ें और फिर अब आप लोगों ने मेरे साथ एक समराइज्ड फॉर्म में शेयर करना है कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मैग्नीशियम में आप क्या क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास 2 मिनट हैं, इसको पढ़ें और फिर मेरे साथ शेयर करें। 2 मिनट हैं, इसको पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है और फिर मुझे बताना है। हाँ जी, नर्सिंग मैनेजमेंट को पढ़ें और शेयर करें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इधर। हाँ
हाँ जी, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ जी, तो आलिया का आंसर आया है और सुमैया का आंसर आया है। सो असेसमेंट करनी है सबसे पहले इंश्योर सेफ्टी सेफ्टी इंश्योर करनी है, क्योंकि इनमें हाइपो कैल्सीमिया भी हो जाता है इन पेशेंट्स के अंदर। पेशेंट टीचिंग रिलेटेड टू डाइट मेडिकेशन, डाइट के बारे में बताना है कौन कौन सी डाइट लेनी है, मेडिकेशंस कौन सी नहीं लेनी है, कौन सी लेनी है। अल्कोहल यूज से प्रोहिबिट करना है। एंड नर्सिंग केयर रिलेटेड टू आईवी मैग्नीशियम सल्फेट, तो वही नर्सिंग केयर रिलेटेड टू आईवी मैग्नीशियम सल्फेट के स्लो स्लो देना है। और कोशिश करें इन्फ्यूजन पंप से दें, और उसके बाद जो है डाइल्यूट करके देना है, ये सारी चीज़ें। हाइपोमैग्नीसिया और मैग्नीसीमिया ऑफन अकम्पेन्ड बाय हाइपोकैल्सीमिया, तो मैंने आपको बताया था। तो ये पेशेंट्स के अंदर हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, लिहाजा जो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर जो केयर दी जाती है वो इस पेशेंट को नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। डिस्फेजिया कॉमन इन मैग्नीशियम डिफिशिएंट पेशेंट्स, जिनके swallowing में प्रॉब्लम होती है। मैग्नीशियम जिन पेशेंट पे कम होता है, एक्सेस एबिलिटी टू swallow with water before administering food और medication, तो कुछ भी उनको एडमिनिस्टर करने से पहले उनको कहेंगे पानी का एक सिप लेके उसको अंदर लेके जाने की कोशिश करें। अगर उनका रिफ्लेक्स काम कर रहा है, पानी प्रॉपरली अंदर जा रहा है, तो फिर कोई और चीज़ दें। अदरवाइज क्या होगा कि पेशेंट जो है वो क्या कहते हैं, एस्पिरेशन जो है वो हो सकती है पेशेंट के अंदर। जी यार, पता नहीं शोर का अब क्या मसला है, फिर से आ रहा है शोर अब आप लोगों को। जी शोर अभी भी आ रहा है, बताएं। 1 मिनट है नहीं यार। जी अभी भी शोर है। शोर क्लियर हुआ या नहीं? शोर क्लियर हो गया हो तो प्लीज मुझे बता दें। अभी भी है? चलें ठहरे, मैं अपने मोबाइल से लॉगिन करता हूँ, वेट करें जरा। हाँ जी, क्लियर है। जी शोर अब तो नहीं है क्या?
जी शोर के बारे में बताएं। हेलो। चलें, गुड है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट वी हैव सीरम हाइपरमैग्नीसीमिया। सो हाइपरमैग्नीसीमिया का मतलब है कि सीरम लेवल ऑफ मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाना, कितने से 2.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। तो इसकी कॉजेज़ में क्या क्या आ जाता है? नंबर वन, रीनल फेलियर आ जाता है। अच्छा जी, आलिए का क्वेश्चन है, व्हाई डिस्फेजिया अकर्स इन मैग्नीशियम डिप्लीटेड पेशेंट्स। अच्छा, डिस्फेजिया होने की वजह जो है वो मोस्टली कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो इसके साथ हो रही होती है उस वजह से होता है कि जो मसल्स हैं आपके वो हार्ड हो जाते हैं, या आप ये कह लें कि उनकी टोन जो है वो चली जाती है, जिसकी वजह से स्वालिंग करने के लिए जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज़ की तरफ। तो कॉजेज़ में नंबर वन है जी रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के अंदर तकरीबन सारे इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर जो है ना इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम मेडिकेशंस हैं, एंटासिड्स जो हैं हमारे, ख़ास तौर पे अगर आप देखें ये जो म्यूकेन सिरप वगैरह आता है इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह होते हैं, तो अगर ये सिरप ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं तो इसकी वजह से भी मैग्नीशियम का लेवल हमारे अंदर बढ़ सकता है। उसके बाद है जी सी ड्रॉनिंग। तो अगर कोई समुंदर के अंदर डूब जाए, डूब के बाहर निकलें, तो अगर डूब जाए कोई समुंदर के अंदर, तो उस सूरत के अंदर भी उसके अंदर मैग्नीशियम का क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि समुंदर के अंदर जो है वो उसका नमकीन पानी होता है, उसके अंदर बहुत सारी नमकियात ज़्यादा होती हैं, स्पेशली मैग्नीशियम जो है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ आ जाते हैं। फ्लशिंग होती है, रेड सा फेस हो जाता है बंदे का, बीपी डिक्रीज हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है, हाइपोएक्टिव रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं। रिफ्लेक्सेस में क्या क्या आ जाता है? रिफ्लेक्सेस में आ जाता है कि जैसे आप कह सकते हैं आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया तो आप फ़ौरन से हाथ उठा लेते हैं, गले में नाक में कुछ चीज़ आती है फ़ौरन से छींक आ जाती है। और इसके अलावा और जो हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आपने हेल्थ असेसमेंट में पढ़े होंगे, ये सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं ये स्लो हो जाते हैं, बंदा ड्राउजी सा फील करता है, मसल वीक हो जाते हैं, इसमें भी हो जाते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया में भी, हाइपरमैग्नीसीमिया दोनों में हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन भी डिप्रेस हो सकता है, ईसीजी चेंजेस आ सकती हैं, और डिसरिदमिया और इवन बंदे के अंदर पैरालिसिस भी हो सकती है अगर एक्सट्रीमली मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, इसके अंदर लूप डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स हमें पता है क्या करते हैं, वो बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बाहर निकालते हैं और वाटर को भी बाहर निकालते हैं। आईवी नॉर्मल से लाइन देंगे डाइल्यूट करने के लिए, या रिंगर लैक्टेट देंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि रिंगर लैक्टेट के अंदर मैग्नीशियम नहीं होता। सो हाइपर मैग्नीसीमिया के अंदर रिंगर लैक्टेट आप दे सकते हैं। हीमोडायलिसिस जो है वो पेशेंट का कर लेंगे। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा, नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। असेसमेंट करें उसकी। डू नॉट एडमिनिस्टर मेडिकेशंस कंटेनिंग मैग्नीशियम। ऐसी मेडिसिन ना दें जिनके अंदर मैग्नीशियम है। अगर पेशेंट कोई काला, पीला और किसी रंग का नमक इस्तेमाल करता है तो उसे रोक देना है, क्योंकि मोस्टली ये डिफरेंट तरह के जो नमक होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर मैग्नीशियम जो है ना वो मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं ये। पेशेंट टीचिंग रिगार्डिंग मैग्नीशियम कंटेनिंग ओटीसी मेडिसिन जैसे कि एंटासिड्स और लेक्सेटिव्स हैं, तो पेशेंट को कहना है कि अगर आपको हाइपर मैग्नीसीमिया है तो ये जो एंटासिड है, अगर आपको बर्निंग हो रही है चेस्ट के अंदर, तो फ़ौरन से आप जो है एंटासिड इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एंटासिड को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एंटासिड के अंदर मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं, फिर हम फॉस्फेट के ऊपर चलेंगे। जी जी, कुछ सवाल है तो आप शेयर कर सकते हैं जी मेरे साथ। जी क्लास।
अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। चले ठीक है जी, इफ नो क्वेश्चन तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फॉरवर्ड मूव करते हैं। फॉरवर्ड वी हैव हाइपोफॉस्फेटीमिया। सो फॉस्फेटीमिया मीन फॉस्फेट का लेवल अगर हमारी बॉडी के अंदर कम ज़्यादा हो जाए। सो हाइपोफॉस्फेटीमिया में फॉस्फेट का लेवल कम हो जाता है और हाइपर फॉस्फेटीमिया में फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है। जो सीरम नॉर्मल वैल्यू क्या है जी फॉस्फेट की हमारी बॉडी के अंदर, कोई बताएगा? सो नॉर्मल वैल्यू इज 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 4.5 ग्राम पर मिली डेसीलीटर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, जब मैंने आपको कैल्शियम पढ़ाया था तो मैंने आपको ना कैल्शियम और फॉस्फोरस का रिलेशन आपस में एक्सप्लेन किया था। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं दोनों, क्या मतलब है इसका? सुमैया कह रही हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। सुमैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? ठीक है जी, तो बहुत से लोगों ने कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होते, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। एक दो लोगों ने कहा है, जैसे आलिया ने और अदीला ने कहा है कि ये ऑपोजिट होते हैं। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब अगर कैल्शियम बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो फॉस्फोरस कम होगा, तो अगर फॉस्फोरस बढ़ेगा तो कैल्शियम कम होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। वो जिस तरह बिलावल नहीं कहता बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब कैल्शियम ज़्यादा होती है तो फास्फोरस कम हो जाती है, और जब फास्फोरस ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो कैल्शियम कम हो जाती है। सो दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है, ठीक है जी, फिर समझ आ गई है। सो इट्स नॉट लाइक ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप लोगों के ख्याल में फास्फोरस किन डाइट्स के अंदर पाया जाता है, किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है जी क्लास? जी, किन चीज़ों के अंदर फास्फोरस पाया जाता है जी? जी, एनीबॉडी? फास्फोरस किन चीज़ों में पाया जाता है जी? चलें जी, योगर्ट में ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है, हम सब ने बताया। पोल्ट्री के अंदर, फिश के अंदर, नट्स के अंदर, बीन्स के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर हमें फास्फोरस देखने को मिलता है। ठीक है जी।
वेरी गुड। कॉजेज की तरफ आते हैं। अगेन हाइपोफॉस्फेटीमिया या फॉस्फेट का कम हो जाना वो अल्कोहलिज्म की वजह से होता है, या फिर आप डाइट कम ले रहे हैं, उस सूरत के अंदर भी फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाता है। रीफीडिंग ऑफ पेशेंट्स आफ्टर स्टारवेशन, कि बड़ी देर कोई भूखा रहा है और उसको दोबारा से खाना खिलाया जाए, उस सूरत के अंदर भी एक सिंड्रोम होता है जिसको कहते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। तो इसीलिए जब पेशेंट को काफ़ी देर कोई भूखा रहता है तो उसका खाना जो है वो सॉफ्ट डाइट से आहिस्ता 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 शुरू करवाया जाता है, क्योंकि एकदम से फास्फोरस जो है ना इनके अंदर भी कम हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम, पेन के अंदर फास्फोरस कम होता है जी, हीट स्ट्रोक के अंदर फास्फोरस कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के अंदर फास्फोरस कम हो जाता है, कोई बंदा हाइपर वेंटिलेट करे, ज़्यादा तेजी से सांस ले, उनके अंदर फास्फोरस कम हो जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, हेपेटिक इंसेफलोपैथी के अंदर, मेजर बर्न्स के अंदर, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है आपका, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है, वो अगर अपना जो हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर दे तो उस सूरत के अंदर भी फास्फोरस ब्लड के अंदर कम हो जाता है। लो मैग्नीशियम की वजह से भी फास्फोरस कम हो जाता है। लो पोटाशियम के अंदर भी फास्फोरस कम हो जाता है। डायरिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी, यूज ऑफ डायूरेटिक्स एंड एंटासिड्स, सो ये भी जो है ये फास्फोरस को कम करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की तरफ। सो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं मतलब वही टिंगलिंग वगैरह और ड्राउजी ड्राउजी सा फील करना, इनको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। कंफ्यूजन होती है, मसल वीकनेस होती है, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, मसल एंड बोन में पेन होती है, क्योंकि फास्फोरस और कैल्शियम दीज आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर बोन्स। तो ये अगर बोन्स के अंदर से चले जाएंगे तो बोन्स वीक हो जाती हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बोन्स के अंदर पेन बहुत ज़्यादा होती है। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस, तो इससे हमें पता चलता है कि ये कुछ इम्यूनिटी के अंदर भी रोल प्ले करता है। और लास्ट इज कोमा, पेशेंट कोमा के अंदर भी जा सकता है। हाय हाय, शोर आ रहा है फिर से। ये एकदम से स्टार्ट होता है, क्या होता है मुझे पता तो चले, ये शोर का मैकेनिज्म क्या है तो मैं आइडेंटिफाई करूँ कि ये। जी अभी भी शोर है, बताएं। जी मुझे शोर का बताइए। जी अभी भी शोर आ रहा है क्या? अच्छा, मैं रीज़न ज़रा इसकी पता करूं। चलो जब स्टार्ट होता हो तो फिर बता दिया करो, मैं इसको फिर दोबारा से ठीक कर लिया करूं। ठीक है, तो अब यही किया जा सकता है। अब मुझे सोर्स पता नहीं चल रहा कि भाई शोर कहाँ से आ रहा है, ये क्यों आता है एकदम से। चलें, एनी हाउ, चलें। आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बाद हम इसकी मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। ओरल और आईवी फास्फोरस रिप्लेसमेंट की जाती है। फास्फोरस रिप्लेसमेंट के अंदर भी ख्याल रखा जाता है, इसको डाइल्यूट करके दिया जाता है। ठीक है, स्लोली स्लोली लगाया जाता है, पेशेंट की ईसीजी वगैरह के ऊपर नज़र रखी जाती है। तो यही केयर है फास्फोरस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। दूसरा आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ। सो असेसमेंट, encourage फूड हाई इन फास्फोरस, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कैलोरीज फॉर malnourished पेशेंट्स रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो असेस करें, फूड हाई इन फास्फोरस दें, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कैलोरीज, तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि रीफीडिंग सिंड्रोम हो जाता है। तो हमें अपने जो पेशेंट्स हैं जो काफ़ी देर से स्टारवेशन में होते हैं, भूखे रहे होते हैं, तो उनको बड़े आराम आराम से खाना पीना स्टार्ट करवाना चाहिए, अदरवाइज़ एकदम से रीफीडिंग सिंड्रोम हो जाता है और उसमें फास्फोरस हमारा बहुत लो हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव हाइपरफॉस्फेटीमिया। आई थिंक दिस इज ओवर लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सो हाइपरफॉस्फेटीमिया उस वक्त होगा जब फॉस्फेट का लेवल 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि हाइपरफॉस्फेटीमिया के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, ब्लड में, या कम हो जाएगा? जल्दी से बताना है। हाइपरफॉस्फेटीमिया में
ब्लड के अंदर ये ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्या होगा? वेरी गुड, अदीला ने सबसे पहले आंसर किया, फिर आलिया ने किया कि लो हो जाएगा, अनसब भी कहते हैं कम हो जाएगा, अदीला सत्तर भी कहती हैं लो हो जाएगा। ठीक है जी, ऑल राइट, बिल्कुल सही है, आप लोगों को समझ आ रही है। चलें आगे चलते हैं कॉजेज़ में। सो जितने भी हाइपर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हैं वो रीनल फेलियर के अंदर होते हैं, क्योंकि किडनी से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर नहीं निकल पा रहे होते बॉडी से। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर किसी ने एक्सेसिव फास्फोरस जो है वो डाइट में ले ली है, किसी ने ज़्यादा विटामिन डी खा ली है, एसिडोसिस के अंदर भी जो है हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है, सॉरी कैल्शियम को बढ़ाता है, फास्फोरस को कम करता है। सो जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है तो फिर हाइपो फॉस्फेटीमिया होता है, और जब हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होता है तो फिर हाइपर फॉस्फेटीमिया होता है। मतलब जो पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। इसके अलावा कीमोथेरेपी के अंदर भी हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाता है। फ्यू सिम्टम्स होती हैं इसकी, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन होने लग जाती है। अब जब ब्लड के अंदर फास्फोरस बढ़ना शुरू होता है तो वो कैल्शियम को उसने कहीं ठिकाने लगाना होता है, कैल्शियम ब्लड में कम होना होता है, तो कैल्शियम को कम करने के लिए बॉडी के ऐसे मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव हो जाते हैं कि वो कैल्शियम को बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट करने लग जाते हैं। कोशिश तो यही होती है कि वो बोन में डिपॉजिट हो, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे जो नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जैसे हार्ट के वॉल्स हैं और इस तरह की जगह हैं, यहाँ पे भी कैल्शियम को डिपॉजिट करवाना शुरू कर दिया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट आ जाती है नेक्स्ट थी, ट्रीट अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स। तो अगर कोई इसके पीछे कॉज है, कोई पैराथायरॉयड हार्मोन वाले ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाता है, अंडरलाइंग कॉज को ठीक किया जाता है। फिर से शोर आ रहा है जी, ठहरें जरा यार। जी बताएं, अब शोर ठीक हुआ? जी मैंने अगेन इसको डिस्कनेक्ट करके लगाया है अपने माइक को। मेरा ख्याल है मुझे अपना ये जो है ना हेडफोन पूरा चेंज करने की ज़रूरत है, जो बार बार शोर आता है। अगर ठीक हो गया तो बता दें, सो डैट मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। नहीं ठीक हुआ, चलें अब मैं ज़रा ये वाला सेशन एंड कर रहा हूँ आपका। अब हमने जो है ना 4 बजे वाले सेशन के अंदर साइन इन करना है, जो हमारी ओरिजिनल वाली क्लास है। तो 4 बजे वाले, जी मैं सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन दोबारा बता देता हूँ, लेकिन हमें ये क्लास एंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमने 4 बजे वाले में लॉगिन करना है। तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, 4 बजे वाले में आप लॉगिन करें, वहाँ पे फिर अटेंडेंस मार्क करते हैं।